आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक अजीब सा पैटर्न एक साथ देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक कई मुस्लिम देश टूटते जा रहे हैं और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये कोलैप्स अलग अलग नहीं हो रहा है, ये सब एक ही टाइम पीरियड में एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। Pakistan's industrial base is collapsing and private investment in the manufacturing sector has crashed by 46%. Well, foreign exchange reserves have plunged from $46 billion in 2021 to $26.7 billion in 2024. The Turkish lira hit 28 to the dollar in late 2022. Back in 2013, it was 2. In 2024, Egypt faced about $40 billion in debt repayments. They don't have it. So every few months, Cairo goes hat in hand to the Gulf states or the IMF begging for more loans to pay off old loans. In Iran, the currency, the rial, has fallen to record lows against the dollar, sparking a wave of protests in the capital Tehran and other cities. ईरान की करेंसी प्रैक्टिकली जीरो हो चुकी है। पाकिस्तान IMF की बैसाखी पर खड़ा हुआ एक न्यूक्लियर स्टेट बन चुका है। टर्की में इन्फ्लेशन 85% तक पहुंच चुका है। इजिप्ट बिलियन डॉलर के डेट में डूबा हुआ है और आधी से ज्यादा आबादी गरीबी में जी रही है। अफगानिस्तान सेंचुरीज पीछे जा चुका है। लेबनान की इकोनॉमी 98% से कोलैप्स कर चुकी है। सूडान में तो स्टेट नाम की चीज ही खत्म हो चुकी है और इसके अलावा सीरिया, इराक और सोमालिया, इन जैसे देशों की तो पूरी तरीके से बर्बादी हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से एक भी देश पहले पुअर नहीं था। This is the contrasting picture of a growing new country, Pakistan. This is a crucial moment in human history. Something greater, something grander, something bigger can emerge. With a far-seeing program of industrialization, Pakistan can look to the future with confidence. The third largest exporter of cotton. Pakistan also supplies 75% of the world's jute for making burlap. Pakistan was once hailed as a country that could be an economic rival to its neighbor India. कुछ दशक पहले यही देश ग्रोथ की मिसाल हुआ करते थे, लेकिन आज वही देश ताश के पत्तों की तरह गिरते जा रहे हैं। अफ्रीका से लेकर साउथ एशिया तक ऑलमोस्ट वही सेम कहानी रिपीट होती जा रही है। सिर्फ मिडिल ईस्ट की उन कंट्रीज को छोड़ दो जिनके पास ऑयल है, तो सारी इस्लामिक कंट्रीज अंदर से खत्म होती जा रही हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और पूरे वर्ल्ड के 57 इस्लामिक कंट्रीज में से 45 देश आज गरीब हैं और बाकी के जो 12 देश है वो भी मेजरली अपने तेल की वजह से ही अमीर है। आखिर ऐसा क्यों? अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ये देश एक समय पर आगे थे, बहुत इकोनॉमिकली वेल थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये फेल हो चुके हैं? और सबसे मेन बात ये कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है बाकी के देशों पर, स्पेशली इंडिया के ऊपर। आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, आज ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है ना कि कैसे एक के बाद एक मुस्लिम देश गिरते जा रहे हैं, उसके रीजंस को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि इन सभी इस्लामिक देशों की शुरुआती स्थिति कैसी थी। और यही सबसे बड़ी हैरानी की बात है। असलियत यह है कि जिन इस्लामिक देशों को आज फेल्ड स्टेट कहा जा रहा है या जो उस तरफ बढ़ रहे हैं कि वो फेल्ड हो जाएं, वही देश कुछ दशक पहले तक काफी थ्राइविंग और स्टेबल थे। उनकी इकोनॉमीज काफी तेजी से ग्रो कर रही थी और फ्यूचर उनका काफी सही दिख रहा था। एक बात यहां पर मैं बिल्कुल साफ कर देता हूं कि यहां पर मैं मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनके साथ ट्रेंड बिल्कुल उल्टा है। ये सारे देश एक समय पर बहुत गरीब थे और तेल मिलने के बाद वो काफी अमीर हो गए और अब इतना अंधा पैसा आ चुका है इनके पास कि उनकी इकोनॉमी की तस्वीर ही बदल चुकी है। हम यहाँ पर उन सभी नॉन मिडल ईस्टर्न इस्लामिक देशों की बात कर रहे हैं जिनकी इकोनॉमी एक समय पर अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में थी, लेकिन आज वो बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान इसका सबसे साफ एग्जाम्पल है। 1950s और 60s में पाकिस्तान एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में गिना जाता था। वर्ल्ड बैंक के हिस्टोरिक डेटा के अनुसार 1960 से 1965 के बीच में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ एवरेज 6 to 7% तक थी और यह वो टाइम था जब भारत की ग्रोथ इससे काफी कम थी। यही वजह है कि अर्ली 1970s तक पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम भारत से बहुत ज्यादा होती थी। 1969 के आसपास पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $190 थी, जबकि भारत की लगभग $110 थी। उस टाइम पाकिस्तान को ओपनली पोस्ट कॉलोनियल डेवलपमेंट का मॉडल कहा जाने लग गया था और कई अफ्रीकन और एशियन देशों को पाकिस्तान मॉडल को स्टडी करने की सलाह दी जाती थी। कराची उस समय साउथ एशिया का सबसे बड़ा कमर्शियल हब बन रहा था। कराची पोर्ट पूरे रीजन के ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा संभालता था। टेक्सटाइल, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स
और फ्लाइट इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर्स तेजी से एक्सपेंड कर रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ कई सालों तक डबल डिजिट में रही थी। अब देखिए, इस ग्रोथ के कई रीजंस थे, जिनमें सबसे मेन था अमेरिका का पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट के लिए भर भर कर एड देना, पैसा देना। पर जो भी हो, ये फैक्ट है कि एक समय पाकिस्तान भारत के कंपैरिजन में काफी तेजी से ग्रो कर रहा था। इसके अलावा आप टर्की को ही देख लो। 2010 तक टर्की एक फास्ट ग्रोइंग इस्लामिक कंट्री था जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस के साथ आगे बढ़ रहा था। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2002 में टर्की की पर कैपिटा इनकम करीब $3500 थी, जो 2012 तक बढ़कर $10,500 हो गई थी। एक्सपोर्ट्स $36 बिलियन से बढ़कर $180 बिलियन के पार पहुंच चुके थे। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैसिव इन्वेस्टमेंट हुआ था। रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पूरे देश में बने थे। उस समय टर्की को एक ऐसा इस्लामिक कंट्री माना जाता था जिसने रिलीजन को प्राइवेट स्पेस में रखा और गवर्नेंस को इंस्टीट्यूशन के जरिए चलाया। इसी तरीके से आप ईरान की बात कर लीजिए। 1960s और 1970s में ईरान मिडल ईस्ट की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक था। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर में सभी में तेजी से ग्रो कर रहा था ईरान। इनफैक्ट 1977 तक ईरान की एवरेज एनुअल जीडीपी ग्रोथ ऑलमोस्ट 9 से 10% तक पहुंच चुकी थी। तेहरान, इस्फहान और शिराज जैसे शहर मॉडर्नाइज हो रहे थे। यूनिवर्सिटीज एक्सपेंड हो रही थी। हायर एजुकेशन में हैवी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व था और फीमेल लिटरेसी रेट लगातार बढ़ रहा था और विमेन वर्कफोर्स में एक्टिवली शामिल भी थी। और इसका रीजन पता है, ईरान एक ऐसी इस्लामिक सोसाइटी था जहां रिलीजन मौजूद था, लेकिन गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से इस्लाम को बहुत दूर रखा जाता था। अफगानिस्तान भी इसी कैटेगरी में आता है। अर्ली 1970s का अफगानिस्तान आज से बिल्कुल अलग था। काबुल एक कॉस्मोपॉलिटन शहर था। एजुकेशन और जॉब्स में महिलाएं न सिर्फ शामिल थी बल्कि पूरी आजादी के साथ थी। इकोनॉमी भी अच्छी खासी बढ़ रही थी और उसका रीजन भी था, सोवियत यूनियन और वेस्टर्न कंट्रीज दोनों तरफ से डेवलपमेंट एड आ रहे थे उस समय। इसी तरीके से आप लेबनान की बात कर लो। 2000s तक लेबनान मिडल ईस्ट का फाइनेंशियल और कल्चरल सेंटर माना जाता था। इवन लेबनान के कैपिटल बैरूत को पेरिस ऑफ मिडल ईस्ट कहा जाता था। लेबनीज बैंकिंग सेक्टर पूरे अरब वर्ल्ड का पैसा अट्रैक्ट करता था उस समय। और इसी तरीके से 2000s तक सीरिया की इकोनॉमी भी काफी स्ट्रांग होती थी और कंपैरेटिवली वो हर साल बेहतर हो रही थी, भले ही आज वो खंडर बन चुका है। इवन एजुकेशन और हेल्थ केयर में भी सीरिया अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा रहा था। इसी तरीके से आप इजिप्ट को देख लो। मिड 20th सेंचुरी में इजिप्ट अरब वर्ल्ड का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लीडर माना जाता था। एशिया में भी कई इस्लामिक कंट्रीज ग्रोथ पर थे, चाहे वो इंडोनेशिया हो जिसने ना सिर्फ 2010 तक जीडीपी की ग्रोथ दिखाई बल्कि वो G20 देश भी बन गया, या फिर बांग्लादेश हो जिसने अपने फॉर्मुलेशन के कई सालों तक डिसेंट ग्रोथ हासिल की थी। इवन भारत से भी कई सेक्टर्स में वो ज्यादा था। मलेशिया भी एक समय काफी तेजी से ग्रो कर रहा था। 1980 से 2000s के बीच में मलेशिया की जीडीपी ग्रोथ कई सालों तक 6 to 8% रही थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट इकोनॉमी को ड्राइव कर रहे थे। और ऐसे ही आप अफ्रीका के कई इस्लामिक देशों की बात कर लीजिए। ट्यूनीशिया नॉर्थ अफ्रीका में एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में एक समय काफी आगे था, बावजूद इसके कि उसके पास लिमिटेड इनकम थी। ऐसे ही नाइजीरिया एक समय न सिर्फ अफ्रीका की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी बल्कि वो कई एशियन देशों से भी ज्यादा अमीर था। ऐसे एग्जाम्पल्स यहीं पर खत्म नहीं होते हैं। ऐसे कई इस्लामिक देशों ने एक समय तेज इकोनॉमिक ग्रोथ देखी, इंस्टीट्यूशंस खड़े किए और ग्लोबल सिस्टम में रिस्पेक्ट हासिल की थी। और इसके पीछे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, चाहे वो इन इस्लामिक कंट्रीज के शुरुआत में नॉन इस्लामिक नेचर हो या फिर वेस्ट से मिलने वाला हैवी एड हो, सपोर्ट हो। जो भी हो, एक बात साफ है कि इन सभी एग्जाम्पल्स में एक बात कॉमन दिखाई देती है। ये सभी देश गरीबी या कैओस से बेशक से स्टार्ट हुए होंगे, लेकिन इन सभी ने वर्किंग इंस्टीट्यूशंस खड़े किए थे, ग्रोइंग इकोनॉमीज थी और एक साफ साफ ट्रेजेक्टरी थी कि ये आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके या तो ये देश आज कोलैप्स हो चुके हैं या कोलैप्स होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। इतने सारे इस्लामिक देशों के पास फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशंस, ग्रोइंग इकोनॉमिक्स और आगे बढ़ने की साफ डायरेक्शन, ये सब कुछ था। तो फिर सवाल अब ये उठता है कि आखिर वो कौन सा मोड़ था जहां सब उल्टा होने लगा। लगभग हर केस में उस मोड़ पर ही एक चीज ऐसी दिखाई देती है जहां सब बदल गया। और वो मोड़ बताए क्या थी? पॉलिटिकल इस्लाम को एज अ स्टेट टूल बनाना। देखिए, इस्लाम जब तक पर्सनल बिलीफ में होता है तब तक मोर और लेस सब ठीक रहता है। जैसे ही इसको स्टेट टूल या सत्ता का औजार बना दिया जाता है, वो देश का ग्राफ लॉन्ग टर्म के लिए नीचे गिरना शुरू हो जाता है। और ये जो बोला है ना मैंने अभी, ये कुछ ऐसे ही हवा में नहीं बोला है, ये डेटा के आधार पर बोल रहा हूं। तो सबसे पहले ना पाकिस्तान को ले लेते हैं, क्योंकि यहां ये शिफ्ट सबसे साफ और सबसे जल्दी दिखाई देता है। 1977 तक पाकिस्तान एक फ्लॉड देश तो था, लेकिन इकोनॉमिकली फंक्शनिंग देश भी था। लेकिन 1977 में जब जनरल जियाउल हक कू करने के बाद सत्ता पर कब्जा हासिल कर लेता है,
यहीं से पहली बार पाकिस्तान में इस्लाम को सीधे स्टेट आइडियोलॉजी बना दिया जाता है। जिया को सत्ता चलाने के लिए पब्लिक सपोर्ट चाहिए था, इसीलिए उसने इस्लाम को शील्ड बना लिया। अब जिया उलग के आते ही लॉज बदल दिए जाते हैं। हुदूद ऑर्डिनेंस लागू हो जाता है, जिसमें क्रिमिनल लॉ को मजहबी इंटरप्रिटेशन के तहत डाल दिया जाता है और ब्लास्फेमी लॉज को एक्सपेंड कर दिया जाता है। और ये बताए क्यों किया जाता है? ताकि किसी भी तरीके की सरकार के खिलाफ बगावत को इस्लाम के खिलाफ बगावत बताया जा सके। एजुकेशन सिस्टम को इस्लामाइज कर दिया जाता है, नॉन मुस्लिम्स के ऊपर रिप्रेशन शुरू हो जाता है और इस्लामी आतंकियों को पनाह दे दी जाती है। धीरे धीरे पाकिस्तान ना पॉलिटिकल इस्लाम की एक ऐसी लेबोरेटरी बन जाता है जहां से निकला हुआ वर्जन ऑफ इस्लाम ना सिर्फ बाकी देशों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि खुद पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर देता है। इसी दौर में अफगान जिहाद भी शुरू होता है। अमेरिका और वेस्ट अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए जिहाद को फंड करते हैं और पाकिस्तान उसका ऑपरेशनल बेस बन जाता है। इस्लाम को आर्म्ड पॉलिसी में बदल दिया जाता है और इससे अफगान में रेडिकलिज्म फ्यूल किया जाता है। महिलाओं के ऊपर रिप्रेशन शुरू हो जाते हैं। जो अफगानिस्तान एक समय तक काफ़ी वेस्टर्न आउटलुक वाला था ना, पीस लविंग था, उसकी पूरी तस्वीर को बदल दिया जाता है। सेम ऐसा ही ना ईरान में भी होता है। 1979 से पहले जो ईरान बहुत ज़्यादा ओपन था, बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज था, वहाँ सब कुछ बदल जाता है और ईरान में इस्लाम के नाम पर रेवोल्यूशन होता है। इस रेवोल्यूशन के बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पूरी तरीके से उखाड़ फेंका जाता है और खमाइनी सत्ता में आ जाता है। फिर खुमाइनी कैसे इस्लाम को सत्ता का औजार बनाता है और कैसे ईरान को धकेलता है, इसको ना डिटेल में मैंने एक वीडियो में पहले कवर किया हुआ है। उस वीडियो का लिंक ना आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगा, वहाँ पे आप देखो और इस वीडियो को ज़रूर देखना। ऐसी सिमिलर कहानी टर्की की भी है। टर्की इकोनॉमी में बहुत सही जा रहा था, वहाँ भी एर्डोगन आते हैं जिन्होंने पॉलिटिकल इस्लाम को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया। धीरे धीरे सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस को इस्लामिक इंस्टीट्यूशन बना दिया जाता है। जुडिशरी, मीडिया, यूनिवर्सिटीज़, इनके ऊपर कंट्रोल बढ़ा दिया जाता है। फिर ऐसा ही कुछ इजिप्ट में भी देखने को मिलता है। इजिप्ट में जो पॉलिटिकल इस्लाम का राइज था ना, वो तो और ज़्यादा क्लियर था। मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं और फिर जो इस ऑर्गेनाइजेशन ने किया, जो कांड किए, वो किसी से छुपे नहीं है। ऐसे ही लेबनान में पॉलिटिकल इस्लाम की एंट्री इनडायरेक्ट लेकिन बेहद खतरनाक तरीके से होती है। लेबनान में मुसलमानों का इन्फिल्ट्रेशन मास लेवल पर होता है और आगे चल के देश को ही मोर और लेस इस्लामिक कंट्री बना दिया जाता है। इराक और सीरिया, जो कि एक समय काफ़ी सेक्युलर हुआ करते थे, आज यहाँ एक नॉन मुस्लिम नहीं बचा है, एक नॉन मुस्लिम। आज इन देशों में इतने सारे इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स ने अपना हब बना लिया है कि केवल वही यहाँ पे दिखाई देते हैं। फिर अफ्रीका में भी ऐसी कई कंट्रीज हैं जिनके एग्जांपल्स यहाँ पे दिए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नाइजीरिया में बोको हरम जैसे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट मिलने लगता है और वो बहुत कम समय में वहाँ पर अपना डेरा जमा लेती है। धीरे धीरे वहाँ की जो सरकारें हैं वो भी बस एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़ को अपनाने लगती हैं और फिर नाइजीरिया का फॉल हो जाता है। ऐसे ही सूडान में मिलिट्री और इस्लामिस्ट ग्रुप्स मिलकर शरिया लॉज को लागू कर देते हैं। रिलीजन को सत्ता बचाने के टूल की तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है। एथनिक और नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ ना यहाँ पर एट्रोसिटीज़ होने लगती हैं। अब आप देखना कि इन सभी देशों में प्रोसेस अलग हो सकता है, अलग अलग तरीके से यहाँ पर इस्लामिक आइडियाज़ को लागू किया जा सकता है, लेकिन लॉजिक एक ही है। जब इस्लाम पर्सनल बिलीफ से निकलकर स्टेट आइडियोलॉजी बन जाता है तो स्टेट चाह के भी ओपन और न्यूट्रल नहीं रह पाता और इससे ना उस पर्टिकुलर देश में समय के साथ साथ ऐसी सोसाइटी बनने लगती है जो केवल बर्बादी की तरफ बढ़ती है। देखिए, जब इस्लाम पर्सनल बिलीफ से निकलकर डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स बनता है तो इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों धीरे धीरे ऐसे रास्ते पर चल पड़ते हैं जहां से उसकी वापसी बेहद मुश्किल हो जाती है। इस्लाम के पॉलिटिकल फोर्स बनने के बाद कुछ देशों में कोलैप्स बहुत तेजी से आया, ऑलमोस्ट ओवरनाइट, और ईरान इसका सबसे साफ एग्जाम्पल है। 1979 में इस्लाम के नाम पर सत्ता बदली जाती है ईरान के अंदर और गवर्नेंस पूरी तरीके से क्लैरिक्स के हाथ में, मौलानाओं के हाथ में चला जाता है और इसका सबसे पहला और सबसे गहरा असर इकोनॉमी पर पड़ता है। ये स्क्रीन पर जो आप ग्राफ में डिप देख रहे हो, इससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से इकोनॉमी को झटका पड़ा था। आज ईरानी करेंसी अपनी वैल्यू का लगभग 99% खो चुकी है। आज इन्फ्लेशन ऑफिशियली 40% से ऊपर है। इकोनॉमी टूट चुकी है और जब इकोनॉमी टूटती है तो बेसिक सर्वाइवल सिस्टम भी टूटने लग जाते हैं। तेहरान जैसे शहर जहां करीब 1.5 करोड़ लोग रहते हैं, वहां पानी की भारी कमी आ चुकी है। रेजरवॉयर्स,
हिस्टोरिक लोज पर हैं और वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष है ना, वो शहर छोड़ने तक की बातें कर रहे हैं। ब्लैकआउट यानी कि बिजली का जाना घंटों घंटों तक, दिनों दिनों तक बिल्कुल कॉमन हो चुका है। यानी कोलैप्स अब सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि पानी, बिजली और रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंच चुका है। इसी तरीके से अफगानिस्तान में कोलैप्स और भी ज्यादा ब्रूटल तरीके से दिखता है। एक तरफ दशकों की वॉर ने इकोनॉमी को पहले से ही कमजोर कर दिया था, और दूसरी तरफ क्लोज्ड और रिप्रेसिव इस्लामिक सिस्टम ने इस देश को उस लेवल की ग्रोथ हासिल करने से पूरी तरीके से रोक दिया जो कोई नॉर्मल कंट्री कर सकती थी। तालिबान के सत्ता में आती ही अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक के करीब $9 बिलियन के एसेट्स फ्रीज कर दिए गए। फॉरेन एड जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का लगभग 75% थी, अचानक से बंद कर दी गई। रिजल्ट ये हुआ कि इकोनॉमी एक साल के अंदर ही 20 to 30% तक गिर गई। 2025 तक अफगानिस्तान की करीब 64% पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में चली गई। 28 मिलियन से ज्यादा लोग ह्यूमैनिटेरियन एड पर डिपेंड करने लगे। वुमेन को वर्कफोर्स से बाहर कर दिया गया, यानी आधी लेबर फोर्स गायब कर दी गई। गर्ल एजुकेशन को बंद कर दिया गया। मिनिस्ट्रीज से टेक्नोक्रेट्स को हटाकर इस्लामिक आकाओं को बिठा दिया गया, और इसका सीधा असर यह हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर, वाटर सप्लाई, इस टाइप की बेसिक सिस्टम्स भी ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, इसके ठीक उलटना कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पर इस्लाम के पॉलिटिकल फोर्स बनने के बावजूद इकोनॉमी कुछ समय तक चलती रही। लेकिन इन देशों में एक कॉमन चीज थी, वो ग्रोथ नेचुरल या फिर सस्टेनेबल नहीं थी, बल्कि आर्टिफिशियल थी। पश्चिमी देशों और अमेरिका की फेंकी हुई भीख पर टिकी हुई थी, और पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लेट 1970s में पाकिस्तान एक्सट्रीम रेडिकलाइजेशन की तरफ बढ़ गया था, लेकिन फिर भी 2008 तक पाकिस्तान ने जैसे तैसे अमेरिका के पैसे पर अपनी इकोनॉमी को चला लिया। लेकिन जैसे ही अमेरिका का अफगानिस्तान में इंटरेस्ट पूरा हुआ, उसने हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी चरमराना शुरू हो गई। और इसीलिए पाकिस्तान आज अपने 24th IMF बेल आउट पर है, और ये कोई टेम्परेरी क्राइसिस नहीं है, बल्कि दशकों से चल रहा एक क्रोनिक फेलियर है। 2023 तक इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई करीब 38% तक पहुंच गई। रुपीस डॉलर के मुकाबले 300 के पार चला गया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने नीचे आ गए कि कुछ हफ्तों का इंपोर्ट भी कवर नहीं कर सके। और इसका मतलब पता है क्या होता है? इकोनॉमी प्रैक्टिकली ICU पर है। टर्की का केस भी इसी पैटर्न को दिखाता है। एक समय मॉडल इस्लामिक डेमोक्रेसी कहा जाने वाला टर्की 2022 तक 85% इन्फ्लेशन तक पहुंच गया। टर्की की करेंसी लीरा जो डॉलर के मुकाबले 2013 में करीब दुगना था, वो 2022 तक 28 के आसपास पहुंच गया। टीचर्स, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स जैसे प्रोफेशनल्स जो कभी मिडिल क्लास बैकबोन थे, रेंट और फूड तक के लिए स्ट्रगल करने लग गए। और इसका डायरेक्ट रिजल्ट ब्रेन ड्रेन के रूप में दिखा। स्किल्ड प्रोफेशनल्स तेजी से कंट्री को छोड़ने लग गए। देखिए, ऑफ कोर्स टर्की इज नॉट ब्रोक लाइक पाकिस्तान, और अभी भी कई चीजों में इट इज बेटर देन इंडिया, पर उसका हाल बिगड़ना शुरू हो चुका है। और इसके बाद अगर इजिप्ट की बात करें, जिसे लंबे समय तक टू बिग टू फॉल माना जाता रहा है, लेकिन रियलिटी यह है कि इजिप्ट फेल हो रहा है। इजिप्ट पर फॉरेन डेट लगभग $161 का है। गवर्नमेंट रेवेन्यूज का लगभग 45% सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। और इसका मतलब पता है क्या होता है? स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और फूड सिक्योरिटी से पहले लोन्स चुकाए जा रहे हैं। 2023 में इन्फ्लेशन वहां पर करीब 38% तक पहुंच गई। करेंसी ने अपनी वैल्यू का आधे से ज्यादा हिस्सा खो दिया। ऑफिशियल एस्टिमेट्स के मुताबिक लगभग 60% पॉपुलेशन गरीबी रेखा के आसपास या नीचे जी रही है, और 119 मिलियन की आबादी वाले देश में इसका मतलब होता है कि करीब 70 मिलियन लोग बेसिक सर्वाइवल स्ट्रगल में हैं। इसके अलावा लेबनान भी इस कोलैप्स का एंड स्टेज एग्जांपल है। लेबनीज करेंसी अपनी वैल्यू का लगभग 98% हिस्सा खो चुकी है। जीडीपी करीब 40% से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है। 80% पॉपुलेशन पॉवर्टी में चली गई है। बैंक्स ने लोगों के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। बिजली कुछ घंटों के लिए आती है। फ्यूल शॉर्टेजेस नॉर्मल हैं, और मेल न्यूट्रिशन बच्चों में दिखने लगा है। बेसिकली लेबनान प्रैक्टिकली पैरालाइज हो चुका है, और इस वैक्यूम में हिजबुल्लाह जैसे आर्म्ड इस्लामिस्ट फोर्सेस और ज्यादा मजबूत होते चले गए। यानी कि इकोनॉमिक कोलैप्स के साथ रेडिकलाइज्ड पॉलिटिकल इस्लाम और भी ज्यादा ताकतवर होता चला गया। सूडान में जो कोलैप्स है ना, यह वायलेंट फॉर्म में सामने आ रहा है। 2023 के बाद सिविल वॉर में करीब 12 मिलियन लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। सूखे और अकाल की कंडीशंस नॉर्मल हो रही हैं। हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। रेफ्यूजीज आज पड़ोस के देश पर प्रेशर बना रहे हैं, खास तौर पर इजिप्ट पर, जो खुद क्राइसिस में है। इसके अलावा बांग्लादेश, सोमालिया, मॉरिटाना, कजाकिस्तान, मालदीव्स, ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं। आज अगर तेल वाले मिडिल ईस्ट इस्लामिक देशों को अलग करके रखते तो मुश्किल से कोई इस्लामिक कंट्री बचती है जो ग्लोबल इकोनॉमी में जेन्युइनली मैसिव कंट्रीब्यूशन कर रही हो। ये देश सिर्फ इकोनॉमिकली कोलैप्स नहीं हुए हैं, बल्कि एज अ सोसाइटी भी टूट चुके हैं। जब इतने बड़े स्केल पर इकोनॉमिक और सोशल कोलैप्स एक साथ दिखाई दे तो ये इंडिविजुअल फेलियर नहीं रहता,
ये सिस्टम का फेलियर हो जाता है। और जब सिस्टम का फेलियर रीजनल और रिलीजन के लेवल पर फैलने लगे तो सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि कौन सा देश गिर रहा है, बल्कि सवाल ये बन जाता है कि ये गिरावट आगे किन किन देशों को अपने साथ नीचे खींचेगी, नीचे गिराएगी। देखिए, ये जो कोलैप्स है ना, ये किसी एक देश की कहानी नहीं है, ये आइसोलेटेड फेलियर्स भी नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन है जो एक कंट्री से शुरू तो होती है फिर दूसरी को अपनी ओर खींचती चली जा रही है। जैसे ही एक इस्लामिक स्टेट इंटरनली टूटता है, उसका असर उसके बॉर्डर्स पर नहीं रुकता, वो आसपास के पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करना शुरू कर देता है। सबसे पहले ना आप रेफ्यूजी फ्लोज को देखिए। अफगानिस्तान के कोलैप्स के बाद लाखों लोग पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया इनकी तरफ भागते हैं। पाकिस्तान पहले से ही वीक इकोनॉमी और पॉलिटिकल केओस में था, ऊपर से रेफ्यूजीज का प्रेशर भी आ गया। इससे जॉब्स, हाउसिंग और सिक्योरिटी, इसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ा। इसी इंस्टेबिलिटी का फायदा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स उठाते हैं। अफगान तालिबान की जीत ने पाकिस्तान तालिबान को डायरेक्ट कॉन्फिडेंस दे दिया। अटैक्स बढ़े, स्टेट और ज़्यादा कमज़ोर हो गया और साइकिल और ज़्यादा तेज हो गई। अब ईरान का एग्जाम्पल ले लो। ईरान की इकोनॉमिक कोलैप्स ने केवल ईरानियन जनता को नहीं मारा, इसका सीधा असर लेबनान, सीरिया, इराक, यमन इन सभी देशों पर पड़ा। ईरान जिन प्रॉक्सीज को पैसा और हथियार देता रहा, वो या तो डेस्परेट हो गए या और ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। लेबनान में हिजबुल्लाह स्टेट से ज़्यादा पावरफुल बनता चला गया। लेबनीज स्टेट कोलैप्स होने के बाद कोई वैक्यूम खाली नहीं रहा, उसे इस्लामिस्ट मिलिशिया ने भर दिया था। यही पैटर्न सीरिया, इराक में भी देखने को मिलता है। सूडान का कोलैप्स एक और एग्जाम्पल है। सिविल वॉर के कारण लाखों लोग इजिप्ट की तरफ भागे। इजिप्ट खुद डेट में और इन्फ्लेशन में डूबा हुआ था। रेफ्यूजीज का मतलब है ज़्यादा फूड, ज़्यादा डिमांड, ज़्यादा लोग, ज़्यादा सब्सिडीज और ज़्यादा सोशल प्रेशर। इजिप्ट के पास एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं थी। रिजल्ट ये होता है कि रिप्रेशन बढ़ता है, बगावती स्वर को दबाया जाता है और जो इंस्टेबिलिटी होती है वो और ज़्यादा डीप हो जाती है। टर्की का केस इस चेन को यूरोप तक जोड़ देता है। टर्की करीब 4 मिलियन सीरियन रेफ्यूजीज को ऑलरेडी होस्ट कर रहा है। अगर टर्की की इकोनॉमी और सोशल ऑर्डर और ज़्यादा बिगड़ता है ना, तो ये जो रेफ्यूजीज हैं ये यूरोप की तरफ मूव करेंगे। इसका असर सिर्फ माइग्रेशन तक सीमित नहीं रहेगा, यूरोपियन पॉलिटिक्स, इलेक्शन, सोशल कोहेजन, इन सब पर इसका असर पड़ेगा। यानी एक इस्लामिक कंट्री का जो कोलैप्स है ना, वो डायरेक्टली नॉन इस्लामिक रीजन्स तक शॉक भेजता है। और ये एक चेन रिएक्शन है। ये चेन रिएक्शन सिर्फ माइग्रेशन तक सीमित नहीं रहती है। ट्रेड रूट्स, एनर्जी सप्लाईज, सिक्योरिटी कॉरिडोर्स, ये सब प्रभावित होते हैं। और सबसे खतरनाक हिस्सा ये है कि हर कोलैप्स अगले कोलैप्स को और ज़्यादा आसान बना देता है। यानी ये कोलैप्सेस ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस पैदा करते हैं। अगर यही ट्रेजेक्टरी चलती रही तो ये चेन रिएक्शन यहीं नहीं रुकेगा। आज जो कंट्रीज गिर चुकी हैं वो तो बस शुरुआत है। इसलिए आज सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि कौन सी इस्लामिक कंट्री नेक्स्ट गिरेगी। सवाल ये है कि ये गिरावट कब तक और कहां जाकर रुक पाएगी। और इससे भी बड़ा सवाल ये, क्या तब तक इसे रोकने की ताकत किसी के पास बचेगी भी या नहीं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई, पेट्रियन और ज्वाइन बटन, इन तीनों के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। इन तीनों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।